मैं बरसों बाद अपने शहर लौट रहा था। स्टेशन आने में कुछ ही समय अभी बाकी था। मैं अपने ख़यालों में खोया हुआ सभी चीज़ें पीछे छोड़ता जा रहा था और अपने मंज़िल और अपनी मोहब्बत की तरफ आगे बढ़ रहा था। एक झटका खाकर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुक गई। मैं अभी अपने ख़यालों में था ही कि अचानक से मैं उठ खड़ा हुआ और बाहर की तरफ देखता हूँ कि मेरा स्टेशन आ गया है। मैं अपना सामान लेकर नीचे उतरा। स्टेशन पर अजीब सा सन्नाटा था। भीड़ भाड़ वाली जगह, ऐसी चुप्पी देख मैं बहुत हैरान था। कुछ सोचता समझता उसके पहले सामने मेरे चाचा आते हुए दिखाई दिए। बरसों से मेरे बाबूजी की गाड़ी वही चलाते थे। ये क्या माजरा है चचा? मैंने उनसे सवाल किया। बिना कुछ बोले चचा ने मेरे हाथ से सूटकेस लिया और तेज़ी से चलने लगे। अपने सवाल का जवाब ना पाकर बेचैन हुए और मैं भी अनमना से उनके पीछे चलने लगा। बाहर वही पुरानी सफ़ेद एम्बेसडर कार देख बाबूजी की मैं मुस्कुरा दिया। ये वही कार थी जब हम छोटे छोटे थे। बाबूजी तब पहली बार गाड़ी हमारे लिए लेके आए थे। मुझे याद होगा, तब हमारे मोहल्ले में भी ये पहली ही गाड़ी थी जिसे देखकर हम लोग बहुत खुश हुए थे। यह हमारे घर की पहली कार थी और सब लोग गर्व से फूले नहीं समाते थे। जब बाबूजी ने पहली बार इसको लाकर घर के सामने पार्क किया तो सब लोग बहुत खुश हुए। तब मैं 20 साल का हूँगा और रजिया 15 साल की। घर के सब लोग कार को अच्छी तरह देख परख के अंदर चले गए। तब मैं और रजिया चुपके से सामने की सीट पर जा बैठे। मोहब्बत तो नहीं थी मगर नाजुक एहसास ज़रूर थे। मेरे ख़यालों में खोया देख चाचा ने कार का दरवाज़ा खोला और मुझे अंदर बैठने को इशारा किया और ख़ुद जाकर ड्राइविंग सीट पर जा बैठे और गाड़ी स्टार्ट कर दी। मैं खामोशी से खिड़की के कांच से सिर टिकाकर बाहर देखने लगा। शहर बदला बदला सा लग रहा था। स्टेशन की तरह भी रास्ते सूने पड़े थे। यहाँ वहाँ पुलिस की गाड़ियाँ ही नज़र आ रही थी, उनके अलावा और कोई भी नज़र नहीं आ रही थी। मेरे सब्र का बांध टूटने लगा। मैंने चचा से पूछा, यहाँ क्या हुआ है चाचा? चाचा ने कहा, बेटा यहाँ कर्फ्यू लगा है। बड़े ज़ोरों का दंगा भड़का था। उसके बाद हालात इतने बिगड़े कि पूरे शहर में धारा 144 लगा दी गई। चाचा की आवाज़ में फ़िक्र साफ झलक रहा था। कर्फ्यू? मैं घबरा गया। घर में सब ठीक है चाचा? हाँ, सब ठीक हैं, कहकर चाचा फिर चुप हो गए। न जाने क्यों मुझे उनकी बात पर यकीन नहीं हुआ। मेरा दिल बेचैन हो उठा। मैं दुआ करने लगा, काश सब पहले जैसा हो। मेरा घर, मेरा परिवार और मेरी रज़िया। रज़िया मेरे बचपन की मोहब्बत थी। यानी जब से दिमाग ने मोहब्बत के मायने जाने, मैंने दिल के सांचे में हमेशा रज़िया को ही ढाला और वो एक दम फिट। मैं नहीं जानता कि रज़िया ने मुझसे मोहब्बत करना कब शुरू किया, मगर अब करती है, इसका मुझे पूरा यकीन है। पहले हमें इशारों इशारों में अपने जज़्बातों को एक दूसरे तक पहुंचाते थे। फिर एक रोज़ हिम्मत करके मैंने उससे अपनी मोहब्बत का इज़हार कर डाला। वो नवंबर की सर्दियों वाली शाम थी जब फूलों की क्यारियां अपने शबाब पर थी और रज़िया की खूबसूरती भी। मैंने उसके गालों को गुलाबी होते हुए देखा। उस रोज़ सब कुछ कह डाला। मैंने अपनी मोहब्बत के बारे में, अपने ख्वाबों के बारे में, उसकी और अपनी ज़िंदगी को लेकर अपने इरादों के बारे में। और वो पलके झुकाए चुपचाप सुनती रही।
उसका घर हमारे घर के ठीक पड़ोस में था। उसके अब्बा यानी चचा बाबूजी के गहरे दोस्त थे। उसके पहले उनके अब्बा मेरे दादाजी एक दूसरे के गहरे दोस्त थे। हमारा धर्म ज़रूर अलग था, मगर हम रहते एक परिवार की तरह ही थे। बाबूजी सरकारी नौकरी करते थे और जावेद चाचा एक छोटा सा स्कूल चलाते थे। काम से फारिग होकर शतरंज की बाजियां जमाना उन दोनों का पसंदीदा टाइम पास था। इन दोनों घरों के बीच दीवारें ज़रूर थी, पर ऐसा कुछ नहीं था जो दोनों परिवार के बीच छिपा हो। बाबूजी और चचा जितने अच्छे दोस्त थे, उतने ही करीब थी अम्मा और चाची और मैं रज़िया और मेरी बहन। मैं रज़िया के ख़्यालों में गुम रहा और कार कब घर तक पहुंच गई मुझे पता ही नहीं चला। भीतर माँ, बाबूजी और बहन से मिलने के बाद मेरी नज़रें पूरे घर में दौड़ने लगी। कहाँ है रज़िया? वो जानती थी मैं आज यहाँ आने वाला हूँ, फिर वो यहाँ क्यों नहीं आई? घर में पसरा सूनापन मेरा दिल के भीतर बैठा जा रहा था। मुझे याद आया कि 5 बरस पहले जब मैं आगे की पढ़ाई पढ़ने यूरोप जा रहा था, तो ऐसी ही बेचैनियाँ थी हमारे दिलों में। एक घबराहट, एक जो बार बार मुझे जाने से रोक रही थी। मोहब्बत में यूँ जुदा हो जाना मुझे बहुत अखर रहा था। मैं बार बार उसको कस्में खिलाता रहा कि मेरा इंतज़ार करेगी। ना जाने कितने वादे हमने एक दूसरे से किए कि हम कभी नहीं बदलेंगे, एक दूसरे की राह देखेंगे। सारी दोपहर हम घर के पिछवाड़े लगे पीपल के तने से पीठ टिकाए, कभी कहते, कभी सुनते और कभी यूं ही खामोश बैठे रहते। मैं सोचने लगा कि उसको अपनी कस्में और मेरे वादे याद भी होंगे या नहीं। मैंने सन्नाटे में डूबे घर का कोना कोना छान मारा। मैं जानता था कि रज़िया कहाँ है, मगर कैसे पूछूं, किससे पूछूं? अपने दिल की बेचैनी जाहिर भी तो नहीं कर सकता था। तभी बाबूजी की आवाज़ आई। मैं जाकर उनकी चारपाई के कोने पर बैठ गया। उन्होंने मेरे हाथ पर अपना हाथ रखा। मुझे 5 बरस बाद भी बाबूजी का यह स्पर्श एकदम जाना पहचाना लग रहा था। बचपन से ही जब भी मैं परेशान होता, वह यूं ही मेरे हाथों को अपने हाथों में लेकर बैठ जाते और मुझे लगता जैसे मेरी सारी परेशानियां, सारी तकलीफ़ें धीरे धीरे कम होती जा रही हैं, जैसे मेरा दर्द बाबूजी सोख रहे हैं। मैंने आहिस्ता से सवाल किया, जावेद चाचा कहाँ है बाबूजी? जबकि मैं पूछना चाहता था कि मेरी रज़िया कहाँ है। मैं नहीं जानता वो कहाँ चले गए, बाबूजी ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। जब शहर में दंगे भड़के तो हालात एकदम बेकाबू हो गए। हमने घर का दरवाज़ा कस के बंद कर लिया। बाहर से आता शोर सुनकर हम कांप रहे थे। बेटा, माँ बोली। और उसी शोर में जावेद चाचा दरवाज़ा खटखटा रहे थे। हमें पता ही नहीं चला। अगर हम जानते तो बाहर जावेद और उसका परिवार है, तो क्या यह अनसुना करते, उसे दरवाज़ा नहीं खोलते? मैं जानता था बाबूजी दंगाई से डर नहीं सकते। जावेद चाचा और उनके परिवार के लिए अपने घर और अपने दिलों के दरवाजे बंद नहीं कर सकते। ऐसा कभी नहीं हो सकता। बाबूजी हारी हुई आवाज़ में कह रहे थे, जावेद ने मुझे गलत समझ लिया। वो मुझसे नाराज़ हैं, बहुत नाराज़ हैं। वह ऐसा बोल रहे थे जैसे उन्हें कोई अपराध किया हो। मैं उसे नहीं रोक पाया बेटा, शायद वो रुकना ही नहीं चाहता था। कहते कहते बाबूजी खामोश हो गए। माँ बताने लगी, जब वो अपने घर में ताला डालकर जा रहे थे तब हमने उन्हें बहुत समझाया, मगर जैसे वो समझना ही नहीं चाहते थे। मैंने उनके हाथ पर अपना हाथ धर दिया। अब शायद मेरी बारी थी कि मैं उनकी परेशानियाँ, उनकी तकलीफ़ों को किसी भी तरह कम करूं।
पर कैसे ये मैं नहीं जानता था। शहर के माहौल से मैं खुद परेशान हो उठा था। बीते दिन कितने सुंदर थे। हमारे भीतर बचपन को विदा करके अभी अभी जवान हुए दिलों की मासूमियत थी और मैं पक्का मजनू हुआ जा रहा था। एक साथ रोमांटिक उपन्यास पढ़ना, बात बेबात ठहाके लगाना, एक दूसरे को देखकर फिल्मी गाने गुनगुनाना, चाची के पकाए खाना खाना और साथ में कचौरियों को सबसे छिपाकर एक ही थाली में खाना। ऐसा ना जाने कितनी बार हुआ। मेरे दिल ने चुपके से एक दुआ पढ़ ली कि काश इन दो परिवारों और मेरे और रज़िया के बीच का रिश्ता पहले जैसा हो जाए। जावेद चचा सचमुच वापस नहीं लौटे थे। रज़िया की भी कोई खबर नहीं थी। पड़ोस के घर में और मेरे दिल में सन्नाटा पसरा हुआ था। उम्र भर एक परिवार की तरह रहने वाले दो घर के बीच आस्थाओं की दीवार खड़ी हो गई थी। मैं नहीं जानता था कि इस हादसे के बाद मेरा और रज़िया का रिश्ता इश्क की तराजू पर तोला जाएगा या धर्म की। आज के पहले मेरे और रज़िया के बीच ये बात कभी नहीं आई कि उसका और मेरा खुदा अलग है। सारे त्योहार हम इकट्ठे मनाते थे। ईदी पर मेरा और मेरी बहन का भी बराबर हक होता था। होली में सबसे ज़्यादा रंगों से सरोबार मैं रज़िया को ही करता। दोनों घरों का एक ही महजब था। बाबूजी और जावेद चाचा की यारी की तो मोहल्ले भर में चर्चा होती थी। वह राजनीति से लेकर सामाजिक और धार्मिक सभी मसलों पर धुआंधार बहस करते। कई बार होता कि उनके विचार टकरा जाते, मगर दिल में कभी दूरियां नहीं आई। सच कितने अच्छे थे वो दिन। बचपन में मेरी बहन और रज़िया के साथ साथ पढ़ने का जिम्मेदारी मेरे सर पर थी। मैं शुरू में यह काम सिर्फ बड़ों का आदेश समझकर करता। फिर जब दिल जवां हुआ तो जी करता कि मैं हर वक्त रज़िया को पढ़ाता रहूं, और शायद वो भी यही चाहती। वो मेरे और रज़िया के इश्क के शुरुआती दिन थे। मैं पढ़ते वक्त एक कड़क मास्टर बनने का ढोंग करता। रज़िया गलती करती तो पहले उसे सख्ती से टोकता, सजाएं तय करता, फिर माफ़ करके उसके दिल में अपनी छोटी सी जगह बना लेता। मुझे देखना है बीते सालों में वो जगह अब भी बाकी है या नहीं। बाबूजी ने जो घर के दरवाजे नहीं खोले तो क्या जावेद चाचा और रज़िया ने भी अपने दिल के दरवाजे बंद कर लिए हैं मेरे लिए। मुझे याद है पढ़ाते वक्त मैं एक पतली सी छड़ी उठाया करता था। रज़िया डर कर अपनी हथेलियां आगे कर देती। उसकी हथेलियों के ठीक बीच में एक काला तिल था। सौभाग्य का तिल, माँ कहती थी। उस तिल पर नज़र पड़ते ही मैं अपनी छड़ी पीछे कर लेता और चुटकी की नज़र से बचाकर उसे तिल को अपनी उंगलियों से छू लेता। मुझे देखना है कि सौभाग्य का वो तिल उसकी हथेलियों पर अब भी है। अपने शहर और परिवार के हालात देखकर मैं बुरी तरह घबरा गया था। दो परिवारों में आई इस दूरी पर मेरी मोहब्बत दांव पर लगी हुई थी। शहर में बहुत सख्त कर्फ्यू था, सब कुछ ठप पड़ा था। मैं हर हाल में रज़िया से मिलना चाहता था, उससे बात करना चाहता था। मुझे बहुत कुछ कहना था और बहुत कुछ सुनना था। पिछले सालों में रज़िया कभी कभी एसटीडी बूथ पर मुझे फ़ोन करने आया करती थी। बिना कुछ कहे हम अपनी चुप्पियों से दिल के हाल एक दूसरे को बताया करते थे। फिर कुछ देर बाद अचानक उसकी आवाज़ आई, या अल्लाह, 100 रुपये हो गए, और फ़ोन कट जाता है। इश्क की खामोशियाँ सुनने के लिए शायद ये कीमत कुछ ज़्यादा नहीं थी।
2 दिन बाद कर्फ्यू में ढील हुई तो मैं पुराने शहर की तंग गलियों में निकल पड़ा। मेरा हंसता मुस्कुराता शहर कैसे वीरान पड़ा था। मैं यहाँ वहाँ भटकता हुआ वो चेहरा खोजता रहा जो बीते 5 बरसों में एक पल के लिए भी मेरे जहन से नहीं हटा। मैं खोजता रहा जावेद चचा का चेहरा, उनकी 2 छोटी-छोटी आँखें जिनमें मैं हमेशा अपने लिए प्यार देखता, और ढूँढता रहा चाची जिसके दुपट्टे के किनारे बंधे नोट मैं खोलकर भाग जाया करता था। शाम ढलने लगी मगर कुछ हासिल नहीं हुआ। उस शहर की तरह मेरी भी धड़कनें सुस्त पड़ने लगी। मैं घर लौट आया। पड़ोस के घर के दरवाजे पर अब भी ताला लटका हुआ था। मेरा मन अपनी आज से घबराकर बार बार पीछे को चलता जा रहा था। 5 बरस पहले बाबूजी ने मुझे पढ़ाई करने विलायत भेजा था, लेकिन मुझे उनके मन में बड़े बड़े सपने नज़र आ रहे थे। जावेद चाचा का भी बड़ा मन था कि मैं पढ़ाई करने के लिए विदेश जाऊं। बाबूजी पैसे का जुगाड़ करने में लगे थे। तब जावेद चाचा ने अपने फिक्स डिपॉजिट लाकर बाबूजी के हाथ में थमा दिया। बाबूजी की आंखें भर आई। मियाँ, तुमसे नहीं ले सकता। आखिर रज़िया की शादी के लिए तुमने बड़ी मेहनत से ये पैसे जोड़े हैं। जब हमारे बीच कुछ भी नहीं, मेरा और तुम्हारा, नहीं तो फिर ये कागज़ के टुकड़े कहाँ से आ गए? और रही बात रज़िया की शादी की, वो भी हो जाएगी। चचा मेरी ओर देखकर मुस्कुराए थे। उस पल मुझे लगा था कि जैसे उन्होंने रज़िया का हाथ मेरे हाथों में दे दिया। ना जाने कहाँ चले गए वो दिन, वो हसीन वक्त कहाँ गुम हो गया। कुछ दिनों में शहर यूं शांत हो जाएगा जैसे उन दंगों फसादों के लिए खुद ही शर्मिंदा हो। मैं सारा दिन बारी बारी शहर की ओर अपनी यादों की गलियों में भटकता रहता। रज़िया यादों में तो हर जगह थी, मगर शहर में उसका कोई पता नहीं चल पा रहा था कि वो लोग कहाँ चले गए। मैं फिर खाली हाथ घर लौट आता। बाबूजी ठंडी सांस भरकर मुझे कहते, कितने अफसोस की बात है, हम अपने घर में उनको क्यों पनाह नहीं दे पाए। बात सचमुच बड़े अफसोस की थी। रज़िया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो मुझे दूर जा चुकी नज़र आ रही थी। ठीक ऐसे ही 5 साल पहले जिस दिन मुझे जाना था, उस दिन भी रज़िया कहीं नज़र नहीं आ रही थी। फिर शाम के धुंधलाके में अचानक आकर उसने मेरी बाहों में एक तावीज़ बांध दिया। उसकी उंगलियों का हल्का सा छू जाना मुझे अब तक याद है। मैंने धीरे से मुस्कुराते हुए पूछा, क्या फूंक कर मार लाई हो इसमें? उसने बड़ी संजीदगी से कहा, बस मुट्ठी भर दुआएं हैं। दुआएं मेरे लौट आने की। मैंने पूछा, तुम्हारी खैरियत की? उसने जवाब दिया, इतने साल विरासत में रहने के बाद मुझे रज़िया की वो मुट्ठी भर दुआओं ही तो वापस खींच लाई हैं। मुझे अफसोस हुआ कि मैंने रज़िया के बाजुओं में ताबीज़ क्यों नहीं बांधा था। अगले दिन सुबह मैं और बाबूजी बाज़ार से घर लौट रहे थे। गली के मोड़ पर अचानक जावेद चाचा मिल गए। रज़िया भी साथ में ही थी। कुछ पल और जैसे सारी कायनात बदल गई। हम चारों वहीं खड़े रहे। मैं दुआ सलाम कर भूल चाचा के गले लग गया। आपको कितना खोजा चाचा, ना जाने कहाँ चल दिए आप। मैं बड़बड़ाते हुए कुछ न बोला, पर चचा के गले लगा रहा। बाबूजी खामोश खड़े रहे। मुझे देखकर चचा जैसे सब कुछ भूल गए और उन्होंने भी अपनी नाराज़गी दूर कर मुझे एकदम कस के अपने सीने से लगा लिया। मैंने धीरे से उनके कान में फुसफुसाया, कहा, बाबूजी ने 3 रोज़ से खाना नहीं खाया। शतरंज की बाजी जैसी की तैसी टेबल पर जमी पड़ी है और आफिया के बिना हमारा दिल नहीं लग रहा। घर लौट आइए। माँ और बहन का आफिया के बिना दिल नहीं लग रहा। घर लौट आइए ना जावेद चाचा। चाचा ने मुझे झटके से अलग कर दिया, मगर उनके कुछ कहने से पहले बाबूजी
ने उनका हाथ पकड़ लिया, घर की तरफ ले जाने लगे। चाचा ने बाबूजी को नज़र भर देखा और चल पड़े उनके साथ। थोड़ी देर की खामोशी थी बस, फिर दोनों ऐसे बतियाने लगे जैसे मानो कुछ हुआ ही ना हो। ज़रा सी गलतफहमी थी, ज़रा में दूर हो गई। पुरानी दोस्ती के अपने रंग ढंग हुआ करते हैं। मैं और रज़िया भी चुपचाप उंगलियां हाथ थामे पीछे पीछे चल पड़े।